नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम गुप्तोत्तर काल के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर लेंगे, जो कि देखिए 600 से 1000 ईस्वी के बीच में गुप्त काल के बाद का जो अनेक राजवंश अपने सामने आए, जिनका उद्भव हुआ, उनके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अक्सर रीट एग्जाम में इनमें से 2 या 3 प्रश्न हर बार पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंत तक आप वीडियो लगातार देखिएगा। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, देखिए, गुप्तों के बाद उत्तर भारत में सबसे विशाल राजवंश की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी? यानी गुप्तों का जो अंत हो गया था, उनके बाद उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राजवंश का उद्भव और विकास हुआ था। तो किस वंश की सबसे पहले स्थापना हुई थी? तो चालुक्य वंश की, या राष्ट्रकूट वंश की, पल्लव वंश की, या पुष्यभूति वंश की? तो देखिए, गुप्तों के बाद में उत्तर भारत में सबसे विशाल राजवंश की जो स्थापना हुई थी, उस राजवंश का नाम है पुष्यभूति वंश। देखिए, पुष्यभूति वंश में 3 प्रमुख राजा हुए थे। पुष्यभूति वंश में 3 प्रमुख राजा हुए थे, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। मुख्य रूप से हर्षवर्धन ही माने जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। गुप्तों के बाद में उत्तर भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना पुष्यभूति वंश कहलाया था। अगला देखिए, कांची के कैलाश मंदिर व महाबलिपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कांची के कैलाश मंदिर और महाबलिपुर के शोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अपने कैलाश मंदिर बहुत अच्छे से याद रहता है, बहुत से विद्यार्थियों को याद रहता है, परंतु ऑप्शन को और प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखना। देखो, तो कृष्ण प्रथम, पुलकेशन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय और इंद्र तृतीय, ये 4 ऑप्शन अपने सामने। अपने दिमाग में ये आता है कि कैलाश मंदिर पढ़ते ही अपने दिमाग में कृष्ण प्रथम आता है, जबकि ये एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट राजा था, उसने करवाया। परंतु यहाँ पर कांची के कैलाश मंदिर और महाबलिपुर के शोर मंदिर की चर्चा हो रही है, तो इसका जो निर्माण है वो पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ये ध्यान में रखना, प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना कि पूछ क्या रहा है। अपना दिमाग सिर्फ कैलाश मंदिर पर ही चलता है वहां पर परीक्षा में, और अपन कृष्ण प्रथम कर देते हैं। जो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एल्लोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण है वो करवाया था, लेकिन कांची के कैलाश मंदिर और महाबलिपुरम के शोर मंदिर का निर्माण है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। यह प्रश्न रीट परीक्षा में पीछे आया हुआ भी है। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रकूट राजवंश में किस शासक ने उत्तर भारत के त्रिकोणीय संघर्ष में हस्तक्षेप करके विजय प्राप्त की थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। राष्ट्रकूट राजवंश का एक ऐसा शासक था जो कि उत्तर भारत में त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था, 3 राजा आपस में लड़ रहे थे, इसमें एक राष्ट्रकूट राजा था, उसने विजय प्राप्त की थी। वो कौन सा राजा था? ध्रुव, कृष्ण प्रथम, इंद्र तृतीय या फिर धर्मपाल? तो देखिए, राष्ट्रकूट वंश का जो शासक जिसने त्रिकोणीय संघर्ष में हस्तक्षेप करके विजय प्राप्त की थी वो था ध्रुव नाम करके। क्या नाम था उसका? ध्रुव। और वो त्रिकोणीय संघर्ष किस किस के मध्य चल रहा था? राष्ट्रकूट राजा ध्रुव प्रत्यार यानी गुर्जर प्रत्यार नरेश वत्सराज था, और पालवंशीय शासक धर्मपाल था। इसमें 3 राजा शामिल थे। राष्ट्रकूटों का ध्रुव था, और गुर्जर प्रत्यारों का वत्सराज था, और पालवंश का धर्मपाल था। इन तीनों के मध्य ध्रुव ने क्या की थी? विजय हासिल की थी। आगे देखिए, दक्षिणी भारत में राजवंशों में सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। दक्षिणी भारत में राजवंशों में सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा माना जाता है? राष्ट्रकूट है, या चालुक्य है, चोल है, या फिर पल्लव है? तो देखिए, राष्ट्रकूट जो राज्य है उसकी स्थापना 752 ईस्वी में हुई। ठीक है, फिर चालुक्य, तो चालुक्य की स्थापना है वो 543 से 566 के मध्य। चोल जो है उनकी स्थापना है वो 3री शताब्दी के आसपास मानी जाती है, यानी मतलब 298 के आसपास। और पल्लव जो शासक हैं उनकी है वो 565 के आसपास। तो सबसे प्राचीन जो हैं वो चोल शासक माने जाते हैं। चोल जो राजवंश है दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। इसका प्रारंभ 3री शताब्दी के आसपास हुआ। उस समय क्या है कि उस युग को संगम युग के नाम से भी
जाना जाता है। पूछा जाता है कि कौन सा राजवंश का युग है वो संगम युग माना जाता है, तो चोल राजवंश है उनका युग है वो संगम युग के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी राजवंश हो उसका संस्थापक बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो पल्लव वंश का संस्थापक था वो सिंह विष्णु नाम करके था। उसने 565 और 600 के आसपास पल्लव वंश की नींव रखी थी और ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और इसकी जो सभा है पल्लव वंश सिंह विष्णु की सभा में एक भारवी नाम करके संस्कृत के महाकवि रहा करते थे, जिन्होंने किरातार्जुनीयम नामक एक ग्रंथ की भी रचना की थी। भारवी का एक प्रसिद्ध नाटक है, महाकाव्य है किरितार्जुनीयम, उसका नाम काफी बड़ा है, किरितार्जुनीयम। ठीक है, भारवी की रचना है, याद रखना। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? हर्षवर्धन एक मतलब कवि भी था, एक विद्वान था, तो इसकी कौन सी रचना इनमें से नहीं है? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका या फिर सभी? तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें सभी रचनाएं मानी जाएंगी। हर्षवर्धन की रचनाएं सारी हैं, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन ने 3 प्रसिद्ध नाटक लिखे थे। और हर्षवर्धन के दरबार में एक बाण भट्ट नाम करके कवि भी रहता था, जिसने कादम्बरी और हर्षचरित्र नामक ग्रंथों की रचना है वो की है। ठीक है, कादम्बरी में हर्षवर्धन है उसको शिलादित्य भी कहा गया बाण भट्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अपन पीछे चर्चा कर चुके हैं इस प्रश्न की। तो देखिए, दंतिदुर्ग ने, कृष्ण प्रथम ने, ध्रुव ने, फिर इंद्र तृतीय ने। तो आशा करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ये एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण है वो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया है। यह प्रश्न 2-3 बार पूछा गया परीक्षा में। आगे देखिए, पुष्यभूति वंश के शक्तिशाली शासक कौन कौन हुए थे? पुष्यभूति वंश के शक्तिशाली शासक कौन कौन हुए थे? प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन या सभी? तो ध्यान रखना, पुष्यभूति वंश के शक्तिशाली शासक ये सभी थे। प्रभाकरवर्धन के द्वारा नींव रखी गई थी। राज्यवर्धन ये थोड़े थोड़े समय के लिए शासन किया था इन्होंने, लेकिन हर्षवर्धन है इसने काफी लंबे समय तक शासन किया था। 606 से लेकर के 647 ईस्वी के आसपास तक शासन है वो हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। आई बात समझ में? अगला देखिए, कल्याणी। कल्याणी कर्नाटक को किसने बसाया था? कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है? कल्याणी है। तो कर्नाटक को किसने बसाया? तेलप द्वितीय ने, सोमेश्वर प्रथम ने, विल्लन ने या फिर विक्रमादित्य षष्ठ ने? तो देखिए, कल्याणी यानी कर्नाटक को बसाने वाला जो शासक था वो था सोमेश्वर प्रथम। ये चालुक्य शासक था, कल्याणी के वेगी के चालुक्यों का वंशज का एक शासक था सोमेश्वर, उसने कर्नाटक को बसाया था। हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था? हर्षवर्धन को पराजित किसने किया? दंतिदुर्ग ने किया, या विष्णुवर्धन ने किया, या प्रवरसेन प्रथम ने किया, या फिर पुलकेशन द्वितीय ने किया? हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था? पुलकेशन द्वितीय। ये चालुक्य शासन था पुलकेशन द्वितीय, इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। कहां पर किया था? हर्षवर्धन को देखिए, हर्षवर्धन का साम्राज्य है वो दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर था, नर्मदा के तट तक फैल गया था। पर वहां पर एक वातापी शासक पुलकेशन जो द्वितीय था, उसने नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर हर्ष को पराजित किया था। इसकी अपन को जानकारी कहाँ मिलती है, ये भी पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने कहाँ पर पराजित किया? वो नर्मदा के तट पर किया। और इसकी जानकारी अपन को है वो रवि कीर्ति नामक एक कवि हुआ था, जिसने 634 ईस्वी के आसपास एक एलोह अभिलेख लिखा था। उस अभिलेख में अपन को ये एलोह अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित है वो किया था नर्मदा के दक्षिणी तट पर। आगे बात समझ में, एलोह अभिलेख से अपन को इस बात की जानकारी है वो मिलती है। राज्यवर्धन की हत्या किस शासक ने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। राज्यवर्धन की हत्या किस शासक ने की? देवगुप्त ने, ग्रहवर्मा ने, दिवाकर ने या फिर शशांक गौड़ ने? तो देखिए, राज्यवर्धन है वो हर्षवर्धन का बड़ा भाई था। सबसे बड़ा इनमें आपको मैं बता चुका हूँ प्रभाकरवर्धन, फिर राज्यवर्धन, फिर हर्षवर्धन। तो राज्यवर्धन है उसकी हत्या है वो गौड़ शासक था एक, उस शशांक गौड़ शासक ने हत्या की थी। शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या वो कर दी थी। हर्षवर्धन कितने वर्ष के अंतराल के बाद में प्रयाग में
महोत्सव यानी धर्म सम्मेलन का आयोजन करता था, यानी कितनी साल के बाद में वो एक धर्म सम्मेलन का आयोजन है वो करता था। प्रत्येक 3 साल, प्रत्येक 5 साल, प्रत्येक 4 साल या प्रत्येक 2 साल, कितने वर्ष के अंतराल में वो धर्म सम्मेलन का आयोजन है वो करता था। तो हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में एक प्रयाग यानी इलाहाबाद में एक धर्म सम्मेलन का आयोजन करता था और उसमें दान दक्षिणा भी वो दिया करता था। बहुत अच्छा प्रश्न है अगला, देखिए काफी डीपली है। अरब यात्री अल मसूदी किसके शासनकाल में आया था? अरब यात्री अल मसूदी किसके शासनकाल में? आदित्य प्रथम, कृष्ण प्रथम, इंद्र तृतीय या चंद्रगुप्त? अपने अधिकांश दिमाग में ये चंद्रगुप्त ही रहता है, ये शब्द दिखते ही, परंतु इसके शासनकाल में फायान था। ठीक है, देखिए अरब यात्री अल मसूदी है वो इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत में आया था और उसने इंद्र तृतीय के जो साम्राज्य है उसके बारे में प्रशंसा करते हुए लिखा है कि इंद्र तृतीय ने उत्तर भारत में राष्ट्रकूटों की जीत प्रदान करवाई थी। ये इंद्र तृतीय वो राष्ट्रकूट राजा है, इसने उत्तर भारत में राष्ट्रकूटों को जीत प्रदान करवाई और झांसी के निकट युद्ध में अपनी जीत करते हुए उत्तरी राज्यों पर अधिकार करने का रास्ता है वो भी साफ कर लिया था। और उसके समय में चालुक्यों के संघर्ष है वो अनवरत जारी रहा था, यानी चालुक्य और राष्ट्रकूटों में संघर्ष चलता रहता था। तो अल मसूदी इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। अब देखो, राजराज प्रथम किस वंश का प्रतापी शासक था? बहुत अच्छा प्रश्न है। राजराज प्रथम किस वंश का प्रतापी शासक? चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश या फिर राष्ट्रकूट वंश? तो राजराज प्रथम वो चोल वंश का प्रतापी शासक था। ठीक है, हर्षवर्धन के बहनोई का वध किसके द्वारा किया गया था? यानी हर्षवर्धन के बहनोई को किसने मारा? देवगुप्त ने, शशांक ने, भंडी ने या फिर दिवाकर ने? तो देखो, शशांक गौड़ शासक शशांक, इसने तो राज्यवर्धन का वध किया था। एक मालवा शासक देवगुप्त था, उसने इसका बहनोई था एक ग्रहवर्मा। हर्षवर्धन की बहन थी राज्याश्री, उसके पति थे ग्रहवर्मा, उसका वध है वो देवगुप्त के द्वारा किया गया था। ये देवगुप्त है वो मालवा का शासक था। आगे बात समझ में? अगला देखिए, तंजौर के निकट द्रविड़ शैली में विशाल राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर के निकट द्रविड़ शैली में एक विशाल राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र तृतीय, राजराज प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो ये चोल वंश शासक राजराज प्रथम था, राजेंद्र प्रथम सॉरी, इसे राजराज प्रथम के द्वारा ही इस विशाल राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण है वो करवाया गया था। तंजौर के निकट द्रविड़ शैली में एक विशाल राजराजेश्वर मंदिर है वो राजराज प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। ये नाम सब सेम से लगते हैं, इसलिए ये याद होने में थोड़ा कंफ्यूज रहता है, तो ध्यान रखिएगा। राजराजेश्वर नाम है तो इसका मतलब राजराज, इसमें भी राजराज कॉमन है। इस प्रकार आप दोनों याद रख सकते हो कि राजराज प्रथम है, उसने ही राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण है वो करवाया था। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? तो देखिए, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, कृष्ण प्रथम या सोमेश्वर प्रथम? तो हर्षवर्धन को पराजित है वो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ही, चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, इसके द्वारा ही पराजित किया गया था। इसको अपन को जानकारी वो येलो है अभिलेख में मिलती है रवि कीर्ति के द्वारा ये लिखित है 634 ईस्वी में। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? कृष्ण तृतीय, दत्तिदुर्ग, महेंद्र वर्मन या फिर नरसिंह वर्मन? तो देखिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना है वो 752 के आसपास दंतिदुर्ग के द्वारा की गई थी। दंतिदुर्ग शुरू में क्या था? चालुक्यों का सामंत था, परंतु बाद में इसने संघर्ष करके अपने साम्राज्य की स्थापना है वो कर ली थी, राष्ट्रकूट राज्य की। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में एक महोत्सव धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ करता था? पहले तो पूछा है कि कब करता था, कितने वर्ष का अंतराल था। वो अंतराल तो 5 वर्ष का था, परंतु वो कहाँ पर करता था? कन्नौज में, उज्जैन में, कल्याणी में या फिर प्रयाग में? तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में हर्षवर्धन जो है एक प्रयाग में धर्म सम्मेलन महोत्सव का आयोजन करता था। कहाँ पर करता था? प्रयाग में करता था, और यहाँ पर दान दक्षिणा वो दिया करता था। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। दंतिदुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया था। दंतिदुर्ग था, उसने उज्जैन में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया, जिसमें द्वारपाल किसे बनाया गया था? यानी एक हिरण्यगर्भ महायज्ञ किया था, उसमें द्वारपाल की भूमिका के रूप में किस राजा को रखा था? प्रवरसेन को, प्रतिहार राजा को, पुलकेशिन को या फिर महेंद्र वर्मन को? तो ध्यान रखिएगा,
जब दंतिदुर्ग ने उज्जैन में एक हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया था तो प्रत्याहार राजा था उसको द्वारपाल के रूप में रखा था। ठीक है, रक्षा करने के लिए प्रत्याहार राजाओं को रखा था, यानी ये राष्ट्रकूट थे, इन्होंने प्रत्याहारों को अपना सामंत मानते थे, इसलिए द्वारपाल की भूमिका हो प्रत्याहार राजा के द्वारा निभाई गई थी। आशा करता हूं कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी के किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और आपको प्रश्न कैसे लगे ये भी आप बताना ज़रूर, और अपने मित्र हैं उन तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एक बार ये गुप्तोत्तर काल है वो आराम से पढ़ लीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों के जवाब हैं वो मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।